नमस्कार, स्वागत है आप सबका। आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम देश देशांतर। मैं हूं कवीन सचान और आज बात होगी बैड बैंक की। जी हां, भारतीय बैंकिंग सिस्टम में एनपीए की राशि बढ़कर 9 लाख करोड़ रुपए हो चुकी है, जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों के खराब कर्ज की रकम 7.5 लाख करोड़ रुपए है। वित्तीय वर्ष 2017-18 सार्वजनिक क्षेत्रों के बैंकों के लिए सबसे खराब रहा है, क्योंकि इस वित्तीय वर्ष उन्होंने एक साथ 85,370 करोड़ रुपए का रिकॉर्ड नुकसान दर्ज किया। सरकार और भारतीय रिजर्व बैंक यानी आरबीआई ने बैंकों के फंसे हुए कर्ज की समस्या से निपटने के लिए कई कदम उठाए, लेकिन उन कदमों से वो नतीजे नहीं मिले जिनकी उम्मीद की जा रही थी। फंसे हुए कर्ज की समस्या के निपटारे के लिए अब सरकार की ओर से चर्चा के लिए बैड बैंक का विचार रखा गया है। हालांकि इस पर पहले भी चर्चा होती रही है। बैड बैंक एआरसी यानी एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी की तरह काम करेगा। बैड बैंक एक ऐसा बैंक होगा जो दूसरे बैंकों के डूबते कर्ज को खरीदेगा। बैड बैंक का नाम पब्लिक सेक्टर एसेट रिहेबिलिटेशन एजेंसी यानी पीएआरए होगा। जर्मनी, स्वीडन, फ्रांस जैसे देशों में यह प्रयोग खासा सफल रहा है। तो समझेंगे असल में बैड बैंक की जरूरत हमारे भारतीय आर्थिक तंत्र को क्यों पड़ रही है, और अगर इसे बनाया जाता है तो ये कितना कारगर या फिर कितना कमजोर हो सकता है। हमारे साथ खास मेहमान हैं पूजा मेहरा, पत्रकार हैं, आर्थिक मामलों के एक्सपर्ट हैं। पूजा, स्वागत है आपका। हिमांशु वर्मा हमारे साथ हैं, विशेषज्ञ हैं वित्त मामलों से। हिमांशु, स्वागत है। अशोक कुमार झा हमारे साथ हैं, पूर्व वित्त सचिव, भारत सरकार। अशोक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और अशोक नाग हमारे साथ हैं, पूर्व सलाहकार आरबीआई। नाग साहब, स्वागत है आपका। शुरुआत मैं नाग साहब आपसे ही करना चाहूंगा। ये जिस तरीके का एनपीए बढ़ा है और 9 लाख करोड़ का आंकड़ा है अब तक, ये जो बैड बैंक है जिसकी एक मैं कहूं कि आइडिया के तौर पर सामने रखा गया है, चर्चा हो रही है, इस पर सुझाव मांगे गए हैं, इसे कैसे देखते हैं आप? देखिए, बैड बैंक आइडिया बाय इटसेल्फ कोई इट्स नॉट ए बैड आइडिया, ओके, बट important thing is that what is the precondition for its success. आप देखिए, बैड बैंक का स्टार्ट 1988 में मेलन बैंक किया था, ग्रेट नेशनल स्टेट बैंक बनाया, एंड मेलन बैंक उसका जो बैड एसेट्स है दे ट्रांसफर टू दिस न्यू बैंक. What is important for us to understand that all the success stories are there in the USA. For example, the START program which has started, the assets which are transferred are marketable securities. Okay, because the form of loan given in those countries are in terms of the what you call the bond loans. Okay, not is the kind of loans which are given to the Indian banks. Now what is happening in Indian banks, say the bad loans, if you transfer it, ultimately is becoming kind of a asset resolution reconstruction company. So they have to sell the company to this, not the assets. See, when assets are marketable security, it is easier for that when market picks up, when that particular company picks up, I can sell the securities to the market. In this particular case, you have to sell the company to a new kind of investors. Okay. See what is happening in the case of the Insolvency Act. 12 companies were referred to that. Still now we are not able to sell in a single one because there are a lot of issues are coming. Now look at the 9 lakh crores का जो है, ये सब बड़ा बड़ा कंपनी है, छोटा छोटा मिडिल साइज कंपनी है। आपको देखने पड़ेगा कितना assets it will possible for this company to resolve like this method. Okay. So I feel that the bank is not a bad idea by itself. It's a good idea, but whether it can be implemented in the Indian context of the banking, it has to be very carefully seen, and we have to see that how it will be implemented. अशोक कुमार झा साहब, आपके नजरिए से आज हमें इस बैड बैंक की जरूरत क्यों और कितनी है? नहीं, ये जो अभी नाग साहब ने बताया कि कंसेप्चुअली ये आइडिया साउंड है, लेकिन हमारे देश में वो लागू हो सकता है कि नहीं, इसमें थोड़ा डाउट है। डाउट इसलिए कि बैड बैंक का कॉन्सेप्ट क्या है? बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है कि आप एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी या एसेट मैनेजमेंट कंपनी को आप सेटअप कीजिए, जितने भी बैड लोन्स हैं वो सारे उनको ट्रांसफ़र कर दीजिए, और जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स हैं उनका बैलेंस शीट साफ हो जाएगा, और ये जो भी ट्रांसफ़र हुआ एसेट्स, ये एसेट्स फिर बैड बैंक उसको बेच के पैसा वसूल कर लेगा। दैट इज़ द कॉन्सेप्ट। लेकिन यहाँ पे प्रॉब्लम ये होगा पहला कि वो बैड बैंक को फाइनेंस आप कैसे करेंगे?
अगर 9 लाख करोड़ का भी ये स्ट्रेस लोन्स हैं और अगर आप 50% भी अगर आप समझते हैं कि ये रियलाइज होगा तो बैड बैंक को उसको खरीदने के लिए 4.5 लाख करोड़ का इंतजाम करना पड़ेगा। तो एक तो ये फाइनेंसिंग का आ गया। दूसरा समस्या आएगा एसेट वैल्यूएशन का कि अब कैसे उसको आप वैल्यू करेंगे, क्योंकि जो बैंक ने जो लोन दिया है जो कि अभी जो कि नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गया है अभी, वो बैंक तो चाहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा उसका वैल्यूएशन हो और जो बैड बैंक जो स्थापित होगा उनका आइडिया ये होगा कि कम से कम में उसको खरीदें ताकि रियलाइजेशन ज़्यादा हो। तो इसमें कॉन्फ्लिक्ट आएगा। तो इसलिए मैं नहीं समझता हूं कि ये बैड बैंक यहाँ इंडिया के सिचुएशन में सक्सेसफुल हो सकता है। मैं तो ये समझता हूं कि जो ये इंसॉल्वेंसी कोड है ये शायद ज़्यादा इसमें सब ये सक्सेसफुल होगा यहाँ पे, क्योंकि इंसॉल्वेंसी कोड के तहत में अभी करीब 650 कंपनीज कॉर्पोरेट बॉडीज अभी वो एग्जामिन कर रहे हैं। उसमें से करीब 90 कंपनीज का रिजोल्यूशन हो चुका है। ये गलत है कि वो अब कोई भी रिजॉल्व नहीं हुआ है अब, लेकिन यही है कि उसमें कितना हेयर कट बैंक्स को लेना पड़ा। जो एक कंपनी था उसमें तो हेयर कट बैंक को करीब 94% लेना पड़ा, लेकिन वो एक्सट्रीम केस है। मोस्ट ऑफ द अदर कंपनीज में हेयर कट जो बैंक्स को लेना पड़ेगा करीब 40-45% शायद होगा। तो मैं समझता हूँ कि वो बेटर आइडिया है, क्योंकि उसमें जो लेंडर्स हैं वो उसमें शामिल होंगे, वो वैल्यूएशन होगा, ऑक्शन होगा एसेट्स का अगर मान लीजिए, तो वो इन्वॉल्व रहेंगे उसमें। तो ये जो डिस्प्यूट है कि वैल्यूएशन कम है ज़्यादा है, ये डिस्प्यूट नहीं रहेगा। प्लस उसमें आपको एक्स्ट्रा मनी नहीं डालना पड़ेगा टू बाय द बैड लोन्स। ओके सर। तो मैं समझता हूँ कि इसको पहले ट्राई करना चाहिए इंसॉल्वेंसी कोड के तहत में जो हो सकता है। हिमांशु, जैसा कि दोनों पैनलिस्ट ने कहा, क्या हमारे पास जो प्रेजेंट सिस्टम है रिकवरी को लेकर जी वो उतना कारगर नहीं रहा है, इसलिए हम बैड बैंक के आइडियाज़ पर हम फ्लोट कर रहे हैं, उस पर हम समझना चाहते हैं, या फिर जो इंसॉल्वेंसी कोड आया उसको बेहतर तरीके से इम्प्लीमेंट करके रिकवरी का जो परसेंटेज रेशियो है उसको हम ज़्यादा बढ़ा सकते हैं? कविन जी देखिए, मैं इसको लेना चाहूँगा 2010-2011 से, जबकि हमारे देश की जो एनपीएज हैं, जो एकदम से जब हमारी जीडीपी थी 9% के आसपास की, तो बहुत सारे बैंकों ने ओवर इंथुसियाज्म में कि हमारी इकॉनमी ग्रो कर रही है, बहुत सारा पैसा, एक प्रतिस्पर्धा सी हो गई थी, सारे बैंकों में होड़ लग गई थी कि हम कितना पैसा मार्केट में दे सकते हैं बहुत बड़े बड़े कंपनीज़ को, और वो कंपनीज़ फिर अपने एक्सपेंशन मोड में भी थी। तो मंशा कई बार ऐसी थी कि ठीक है हम ग्रोथ के लिए दे रहे हैं, एक्सपेंशन के लिए दे रहे हैं, और कई बार उसी बीच कुछ ऐसे तरह से भी लोन्स दिए गए जिसमें कुछ फ्रॉडुलेंट तरीके से भी लोन्स दिए गए। उसके बाद जब ये एनपीए बढ़ के 4 लाख करोड़ से ऊपर 5 लाख करोड़ हुआ, 7 लाख करोड़, अब ये ऑलमोस्ट 10 लाख करोड़ के आसपास जो हमारा एनपीए हो गया है। तो इसमें बहुत जो सिग्निफिकेंट बात ये है कि जो 50% ऑफ द एनपीए है वो खाली 25 से 30 बिजनेस हाउसेस का है पूरे देश में। तो कहने का मतलब है कि अगर 25 से 30 लोगों को या प्रमोटर्स को, बिजनेस हाउसेस को, अगर हम इस बैंक्रप्सी कोड और साथ में जो हमारा इंसॉल्वेंसी कोड के तहत ले आते हैं, तो हमें ज़रूरत नहीं थी किसी ऐसे बैड बैंक के कॉन्सेप्ट की, और सही से इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी कोड को अगर हम लागू कर देते तो हम उससे 25 से 30 जो मेजर बिजनेस हाउसेज हैं वहाँ से हम अपना 50% जो हमारा एनपीए था वो ख़त्म कर सकते थे। अब जैसे हेयर कट की बात हुई, जिसको बैंक को सबसे ज़्यादा जो लॉस झेलना पड़ता है जब इस तरह का कोई एनपीए अगर हम जो है क्लियर कर रहे होते हैं, तो बड़ा सीधा सा ये देखिए प्रश्न चिन्ह है राजनीतिक मंशाओं के ऊपर। राजनीतिक मंशा ऐसी कि जब हम एक किसान को, आजकल बड़ा नया कॉन्सेप्ट आया है पिछले कुछ वर्षों से कविन जी, वो ये है कि हम जब किसान जो कोई लोन नहीं दे पाता है, रिपे नहीं कर पाता है, तो कोई बैंक लेवल मैनेजर ही जो एक ब्रांच में बैठा हुआ है जाके उसकी ज़मीनों को जो है नीलाम कर देता है, और वो बाकी जितनी भी उसकी जो क्लियरेंस है वो हो जाती है जो भी उसने लोन लिया हुआ है। अब उसी, और वो जो परसेंटेज होती है अगर क्रॉप को छोड़ दें तो बाकी जो किसान जो लोन लेता है उसका प्रतिशत होता है, उसका इंटरेस्ट होता है 12 से 14%। बल्कि जब कोई बड़ा लंबी बहस रही कॉर्पोरेट घराने को 4% पे 4 या 6% पे आप देते हैं, तो इसमें पूरी तरह से
देखा जाए पूरी, अगर आप ओवरऑल इसका पर्सपेक्टिव देखें तो सिंपल सी बात है, एक राजनीतिक मंशा होती तो ऐसी कोई बैड बैंक्स की बात करने का कॉन्सेप्ट लाने की कोई जरूरत ही नहीं थी। क्योंकि अमेरिका, स्वीडन जैसे देशों में, और इवन अगर एशिया में बात करूं, कोरिया, दक्षिण कोरिया और चीन ने भी इस तरह के बैंक, एक संस्थाओं को बनाया जिन्हें बैड बैंक मैं कहूं। जी, सक्सेसफुल क्या उनका रेशियो, मैं इसी पर आना चाह रहा था, जो उनका रेशियो है वो उतना सही क्यों है और हम उस पर डाउट क्यों कर रहे हैं इंडिया के अगर परिप्रेक्ष्य में देखें? देखिए, ऑलरेडी हमने जब एक कानून हमने बना रखा है, एक कोड हमने बना रखा है और उसको सही से हमने इम्प्लीमेंट नहीं किया। अगर हम इम्प्लीमेंट करते तो हमें उन 25-30 लोगों को पकड़ के और उनसे जो है हम जितना भी था डेट अपना क्लियर करते और एनपीए हमारा लो हो जाता, या मतलब एक ऐसी स्थिति में होता जहां पे वो कंट्रोल्ड होता। अब अगर जब हम देशों की बात करते हैं, चाहे चीन की बात करते हैं, यूएस की बात करते हैं, तो यूएस में तो बहुत सक्सेसफुल रहा है ये जो बैड बैंक का कॉन्सेप्ट है। कई देशों में सक्सेसफुल रहा है, लेकिन हमारे देश को देखते हुए जहां के जो ऑपरेशनल लेवल पे जो हम देखते हैं कि कितनी मंशा होती है राजनीतिक, फिर उसमें ऑपरेशनल लेवल पे हम क्या कार्रवाई कर पाते हैं। हम देखते हैं कि कोई भी व्यक्ति जो बड़ा बिजनेस हाउस है, जब वो लोन लेता है तो उसको हम कर्व नहीं कर पाते हैं, बल्कि हम उसको और एक बड़ा हीरो बना देते हैं। जो लोग नहीं भी जान रहे होते हैं देश में हमारे, वो उनको जानने लगते हैं, और वही एक किसान लेता है तो उसको खुदकुशी करनी पड़ती है। तो ये हमारी मतलब बहुत ही क्रिटिकल सिचुएशन है हमारे देश की इस समय। पूजा, आपके नज़रिए से, क्योंकि आर्थिक अगर जगत को समझने की कोशिश करूं, जिस तरीके का सिस्टम अब तक है उसके ज़रिए हम रिकवरी पर उस तरह से नहीं बढ़ पाए जो हमने उम्मीद की थी। अलग अलग बिल्स आए, कानून बनाए गए, अध्यादेश भी आए, लेकिन अब बैड बैंक उनकी अगर जगह लेने की बात हो रही है, कहाँ पर खामी रह गई, ये कमी रह गई जिसके चलते हमें इस कॉन्सेप्ट की तरफ बढ़ना या सोचना पड़ रहा है? जो हमारे अभी जितने भी ऑप्शंस हमने ट्राई किए हैं, सरफरेसी एक्ट रहा हो, जो नया इंसॉल्वेंसी हमारा एक्ट आया था, ये कोई भी बुरा नहीं है, ये सब अच्छे प्रोविजंस हैं। ये इसलिए अभी तक इतना काम नहीं कर पाए हैं क्योंकि क्या होता है, जैसे समझाया गया, जब बैंक का कोई लोन वापस आना बंद हो जाता है तो आपने बाकी देशों का जो एग्जांपल दिया उसमें क्या ज़्यादातर जो बैड लोन्स थे, जो एनपीएस थे, वो ऐसी कंपनियों के थे जो कंपनियां ठप होके बंद हो गई थी। इंडिया में ये ऐसे नहीं है। जो ज़्यादातर हमारे एनपीएस हैं वो ऐसी कंपनियों के हैं जो लोन लौटा नहीं पा रही हैं, पर अगर उनको रिवाइव किया, अगर उनको पैसा मिले तो वो कंपनियां अच्छे से चलेंगी, वो कंपनियां का बिजनेस ठप नहीं हुआ है। तो ये एक बहुत बड़ा डिफरेंस है जो इंडिया में हुआ है और जो हम एग्जांपल दे रहे हैं दूसरे देशों का। तो इसमें दो चीज़ें आती हैं। एक तो जितनी देर आप बैंक जो भी प्राविधान लगाने वाले हैं बैड लोन के ऊपर, उसमें अगर आप लोन को लेके बैड बैंक में डालेंगे, यहाँ डालेंगे, वहाँ डालेंगे, उतनी देर कंपनी जो है वो समय बर्बाद होता है, कंपनी का और हेल्थ ख़राब होने की संभावना बढ़ जाती है। तो उस वजह से बैड बैंक अच्छा सोल्यूशन नहीं है। जो दूसरे सोल्यूशंस अभी हम पहले से हैं वो ज़्यादा अच्छे हैं, वो इसीलिए अभी तक काम नहीं कर रहे हैं क्योंकि उसका जैसे बताया गया पॉलिटिकल रीज़न है। पर पॉलिटिकल रीज़न मैं एक बार ही समझाना चाहती हूँ, वो इसलिए भी है कि कोई भी बैंक ऑफिसर ये डिसीजन लेने से डरता है कि वो कितना, जिसको बोलते हैं हेयर कट ले, वो कितना बैंक में राइट ऑफ करे जो लोन वापस आना है उसको। वो जितना भी करेगा, ऐसे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज प्रश्न उठा सकती हैं कि आपने इतना क्यों किया, इतना क्यों नहीं किया। और इस वजह से जो बैंकों में ये डिसीजन कोई नहीं लेना चाहता और ये प्रॉब्लम बड़ी से बड़ी होती चली जा रही है। तो अगर हमको ये प्रॉब्लम को सॉल्व करना है, सबसे बड़ा हमको ये स्टेप लेना पड़ेगा कि जैसे कि स्वीडन में हुआ था, सारे पॉलिटिकल पार्टीज़ को मिलकर ये डिसाइड करना पड़ेगा कि बैड लोन्स इशू को एक पॉलिटिकल इशू नहीं बनाएंगे, इसको रेज नहीं करेंगे। लेकिन जो भी रूलिंग पार्टी हो या गवर्नमेंट हो, उनको साथ में ये अश्योरेंस देना चाहिए कि हम जब ये वाली समस्या सॉल्व हो जाएगी, इससे हम बाहर आ जाएंगे, तो हम एक परमानेंट सोल्यूशन ढूंढेंगे। और परमानेंट सोल्यूशन के लिए जो ये पॉलिटिकल क्यों बन जाता है, क्योंकि जो हमारे सरकारी बैंकों के लोन नहीं जब आते हैं और उनके जब सरकारी बैंकों के लॉसेस बढ़ जाते हैं तो वो टैक्स पेयर से उसको भरपाई होती है। तो अगर टैक्स पेयर से लिंक जब तक नहीं टूटेगा तो ये पॉलिटिकल इशू रहेगा गरम, और तब तक हम इसको परमानेंटली सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो वो ज़रूरी है। नाग साहब, दो चीज़ें,
पहली ये कि क्योंकि ज़्यादातर जो एनपीए है वो सरकारी बैंकों का एक बड़ा आंकड़ा है 7.5 लाख करोड़ का, और जो कि पूजा कह रही थी, जैसा कि दूसरे पैनलिस्ट ने भी कहा, कि दलील ये है कि अगर इस सिस्टम को लाया जाए या इस तरह के कोई एक आयोग, कोई एक संस्था बनाई जाती है बैड बैंक की तरह, जैसे कि कई देशों में है, विदेशों में, दूसरे देशों में है, उसके बाद बैंकों के पास उनकी जो मैं कहूँ कि इमेज है वो क्लीन हो जाएगी, उनकी जो बुक है वो क्लीन हो जाएगी, और उनके पास बेहतर काम करने के मौके होंगे, ज़्यादा फोकस कर सकेंगे अपने काम को लेकर। लेकिन दलील ये भी है कि असल में जो इंस्ट्रूमेंट पहले से हमारे पास हैं उनका हमने इस्तेमाल नहीं किया, और बैंकों के पास वो अधिकार जो हैं, जो उनके अपने हैं, वो भी सही से वो इस्तेमाल नहीं कर पाते। देखिए, 9 लाख करोड़ का जो आपको एनपीए है, ये एनपीए सबको आप एसेट बैड बैंक के देगा, बैड बैंक शुड बी एबल टू सेल इट, रिजॉल्व इट, ये कोई पॉसिबल नहीं है। बिकॉज बैड बैंक में क्या होता है, ये मार्केटेबल सिक्योरिटीज यदि नहीं है, लोन है, तो ये लोन को आपको दैट पर्टिकुलर बोरोवर का एसेट्स हैज टू बी टेकन बाय समबडी एल्स इन द मार्केट. So it is very difficult to, you just look at what is happening in the case of the 12 particular, the big insolvent cases. Everywhere the people who are in the same field are coming to pick it up. For example, steel company, Accelerate is coming, a power company, somebody power is company coming. Now to look at the entire amount of 9 lakh crores, you cannot think about that everybody will be able to sell in this fashion. What is required that many of the loans are not willful defaulter. What this bank is required to do is first segregate the willful defaulter from the non-willful defaulters. You can create a bad banks and sell the willful defaulters. Let them try to do that thing. Non-willful defaulters, monitoring of the loan has to be the people who have given the loan. They know how to do these things. They have done the credit worthiness assessment. They know what is the purpose of the loan. And if it is not a willful defaulter, then there should be possible to revive them to give some kind of accommodations more that. So if you follow the same policy with respect to willful defaulter and the non-willful defaulter, then the policy will not succeed. So, and this non-willful defaulters loan has to be managed by the banks which are given the loans. Let us not assume that all loans have been given for the some other purpose, some other consideration. Many people have given the loans on as a banker. Okay. So these loans which have become some of the NPA because of the downturn in the economy can be revived. Okay. And that can be done only by the bankers who have given the loan. So it is very important that we segregate willful defaulter loans from the non-willful defaulter loans and let the banks which have actually lent them, because these are not marketable security. They know the borrowers. They know the borrowers what is the assets have been purchased, how to monitor that, and they should be able to give some incentivize. Government should give certain kind of incentivize. They can create a system within the bank. It has been done in the many other cases in the abroad, where you create a system within the bank itself, a separate structure, okay, a separate entity within the bank, which will be only trying to revive and to this loan to recover the loans. Okay. It is possible. सर पूजा, मैं सबसे बड़ी बात ये मैं कहना चाहती हूँ कि जो बैड बैंक होगा वो जो ये बैड लोन्स को अगर खरीदेगा भी एनपीएस को, तो वो उसको खरीदने के लिए वो पैसा कहाँ से मिलेगा, वो बैड बैंक की फंडिंग कहाँ से आएगी। जो अभी तक एक प्रपोजल ये शुरुआत में दिया अरविंद सुब्रमण्यन जो चीफ इकोनॉमिक एडवाइज़र हैं, उन्होंने दिया, उन्होंने कहा कि हम आरबीआई से उनके रिजर्व्स का पैसा निकालेंगे, और उन्होंने एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड तरीका बताया वो कैसे हम निकाल सकते हैं, और वो जो पैसा है हम बैंकों को देंगे, और बैंक वो पैसे से हम बैड बैंक बनाएंगे, और बैड बैंक फिर वो पैसे को खर्च करके बैंकों से लोन ये एनपीएस खरीदेगा। तो आपने फिर किया क्या, आपने इधर से उठा के एनपीएस को यहाँ रख दिया, और इसको करने में आप इतना समय निकाल देंगे। इससे अच्छा ये है कि जैसे सर बता रहे थे, आप हर एनपीए को ट्रीट करिए, लेकिन उसके जो बैंकर का जो डर बैठ गया है उनके मन में कि अगर हमने ये राइट ऑफ किया या हमने ये फैसला लिया तो सवालों के घेरे पे है, अगर लोन वापस नहीं आ रहा है तो आपको उसमें से कुछ पैसा माफ़ करना ही पड़ेगा, नहीं तो आपका पूरा का पूरा लोन खराब हो जाएगा। तो वो करने में अगर उनको लगेगा कि सीवीसी या सीएजी या इनकम टैक्स मेरे पीछे पड़ेंगे, तो वो कोई ये डिसीजन नहीं लेगा। तो ये बात हमको समझनी ज़रूरी है। अच्छा सर,
बहुत ही पूजा ने, मैं कहूँ कि एक साफ लकीर जो है कि बैंकिंग सिस्टम के पास राइट हैं, लेकिन उस राइट्स को कैसे इस्तेमाल कर रहे हैं या इस्तेमाल करने से संकोच है, डर है फ्यूचर को लेकर। क्या यही बड़ी वजह है कि बैंकिंग सेक्टर में इतना बड़ा एनपीए लगातार बढ़ता जा रहा है और हम नए नए इंस्ट्रूमेंट्स की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, उनको यूज़ करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन नतीजा वो नहीं आ रहा जिसकी उम्मीद थी? नहीं, वो मैं नहीं समझता हूँ कि सिर्फ डर के मारे एनपीएस बढ़ रहा है। एनपीएस इसलिए बढ़ गए क्योंकि जब 10 साल पहले या 5-6 साल पहले इकॉनमी एक ग्रोथ अच्छा हो रहा था, तो बहुत सारे इंडस्ट्रियलिस्ट ने सोचा कि अभी ग्रोथ होगा, तो उन्होंने ज़्यादा बोरो करके अपने कैपेसिटी को इंक्रीज किया, लेकिन फिर ग्रोथ थोड़ा स्लो हो गया। कुछ सेक्टर जैसे स्टील में इंटरनेशनल प्रॉब्लम्स आ गए। तो मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये जो एनपीए ज़्यादा बढ़ गए, ये डर के मारे बढ़ गए। जेन्युइन रीजंस थे, मार्केट की वजह से एनपीएस हो गए। कुछ एनपीएस इसलिए हुए क्योंकि वो शायद लेंडिंग वही फॉल्टी था, रिस्क मैनेजमेंट उनको नहीं ठीक से पता था। बहुत सारे कारण होते हैं कि डर के मारे नहीं। लेकिन ये बात तो सही है कि अब एक बार एनपीएस हो गया तो पब्लिक सेक्टर बैंक्स के जो लोग हैं वो डर के काम करते हैं, क्योंकि उनको ये डर रहता है कि अगर वो कुछ अकोमोडेशन देंगे कोई पार्टी को, तो जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं वो उनके पीछे पड़ जाएंगे। तो इसलिए वो कोई अकोमोडेशन देना नहीं चाहते हैं। ओके। तो बाकी अगर कोई प्राइवेट सेक्टर में अगर ऐसे एनपीएस होते हैं तो वो अकोमोडेशन दे के अगर वो समझते हैं कि बॉर्डर जो है वो इसको ये लोन को फिर से ये ठीक कर देगा, तो उनको अकोमोडेशन दे देते हैं। लेकिन पब्लिक सेक्टर में ये सिलसिला पहले था, लेकिन अब बहुत कम हो गया है। तो इसलिए इसको जो एनपीएस का जहाँ तक समस्या है, जब तक कि बैंकर्स को थोड़ा बहुत ये कवर नहीं मिलेगा कि अगर कोई लोन नॉन परफॉर्मिंग हो गया, तो इसका वजह पहले देखना पड़ेगा कि ये एनपीएस बैड लेंडिंग प्रैक्टिस से हुआ या मार्केट रिलेटेड इश्यूज से हुआ। ये पहले देखने के बाद ही प्रोसीड करना चाहिए कि ये किसकी गलती थी, ये बैंकर्स की गलती थी या मार्केट का सिचुएशन से ऐसा हुआ। तो ये पहले तो तय करना पड़ेगा। इसको करने के लिए तो हमें जो रूल्स रेगुलेशंस हैं उसको बदलना पड़ेगा। जैसे पहले था, कुछ साल पहले था कि कोई बैंकर के पीछे इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज को नहीं लगाते थे विदाउट क्लियरेंस फ्रॉम द गवर्नमेंट या बैंकिंग डिपार्टमेंट ऑफ द गवर्नमेंट। तो वैसा कुछ उनको इंसुलेट करना पड़ेगा, नहीं तो वो काम कैसे कर पाएंगे। ओके सर, एक आखिरी कमेंट में चाहूँगा हिमांशु जी, क्योंकि जब बात हर साल होती है और हर कुछ समय के बाद एनपीएस एक बड़ा सरदर्द है इकनॉमी के लिहाज से भी और फिनांस के लिहाज से, अगर भारतीय अर्थव्यवस्था को समझने की कोशिश करें। लेकिन बढ़ता हुआ ये रोग, हमने कई सारे अलग अलग दवाइयाँ इसके लिए इस्तेमाल की हैं, लेकिन वो कारगर नहीं दिख रही हैं। आंकड़ा 12 से अगर देखूँ या 9 पर देखूँ, कभी दोगुना होता है, कभी रफ्तार 3 गुनी बढ़ जाती है। देखिए, वो बात वैसी सी है कि बहुत सारे टूल्स लाए गए उसकी रोकथाम के लिए या उसको सही करने के लिए या उसमें मरहम लगाने के लिए, लेकिन उसका सही तरह से इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ। इम्प्लीमेंटेशन का मतलब है कि अगर हम कोई भी रूल रेगुलेशन ला रहे हैं तो एक नया रूल रेगुलेशन ला के, जैसे अब जो बैड बैंक्स का कॉन्सेप्ट है, ये मुझे लगता है कि एक डाइवर्जन कॉन्सेप्ट है, जिसमें आप क्या कर रहे हैं, जो भी बैंक खाते हैं, जो भी बैड डेब्ट्स हैं, उनको उठा के आप एक जगह से दूसरी जगह रख रहे हैं। आपको ये भी नहीं पता है कि किस तरह से उसकी फंडिंग होगी। ये तो एक तरह से कन्फ्यूजन क्रिएट करने वाली स्थिति है। लेकिन कहा जा रहा है कि एक सिंगल सिस्टम हो जाएगा जो कि बैड लोन्स को देखेगा, उसकी रिकवरी करेगा और उसके बाद जो भी निकलेगा। हाँ, इम्प्लीमेंटेशन साइड में मैं मान सकता हूं, लेकिन इतना बड़ा, जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि जब 50% हमारा एनपीए खाली 25 से 30 लोगों के ऊपर है, तो उन 25 से 30 लोगों को मैनेज करने के लिए मुझे नहीं लगता कि एक हमें पूरी मिनिस्ट्री चाहिए, एक पूरी की पूरी एक हमें एक अलग से जो है कोई ऐसी संस्था बनाने की जरूरत है। हमारी जो एग्जिस्टिंग संस्थाएं हैं, अगर ईडी को हम ये काम दे दें या किसी भी ऐसे डिपार्टमेंट को काम दे दें, उसमें 100 या 200 लोग की एक टीम बना दें, वही ऐसा सर्व कर सकता है। चलिए,
बहुत शुक्रिया आप चारों मेहमानों का हमारे साथ इस अहम चर्चा में शामिल होने के लिए और ये समझाने के लिए कि बैंकों के डूबते कर्ज की रिकवरी के लिए जो इंस्ट्रूमेंट, जो टूल, जो हथियार इस वक्त हमारे पास वो कितने कारगर हैं और बैड बैंक का जो विकल्प है जिसका आइडिया इस वक्त दिया गया है, जिस पर चर्चा हो रही है, वो वाकई कितना मजबूत या कारगर हो सकता है। और बात आप दर्शकों की राय और सुझाव का। देवराज तांगी लिखते हैं, हमारे कार्यक्रम 22 जून को हमने दिखाया था नेपाल चीन के करार पर। राज्यसभा टीवी का कार्यक्रम देश देशांतर वाकई बहुत सार्थक, संरचनात्मक, नॉलेज से भरपूर है, जो हजारों सिविल सेवा के अभ्यर्थियों के लिए वरदान साबित हो रहा है। यही पत्रकारिता का वास्तविक स्तर है जो आपको सबसे अलग बनाता है। मैं आपके चैनल से काफी प्रभावित हूँ। एक और दर्शक हैं पलाश गिरधर करकाड़े, हमें लिखते हैं कि देश देशांतर का प्रोग्राम नेपाल, चीन और भारत और ऐसे बहुत सारे आपके प्रोग्राम में भारत की विदेश नीति के निर्माण में क्या अहम भूमिका होनी चाहिए, ये विचार करने के लिए महत्वपूर्ण योगदान देते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। आप दर्शकों का बहुत बहुत शुक्रिया हमारे कार्यक्रम को देखने, अपनी राय सुझाव हम तक भेजने के लिए। ये सिलसिला यूं ही बनाए रखिए। आपके सुझाव आलोचनाओं के जरिए अपने कार्यक्रम को हम और ऊपर ले जाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आज इतना ही। नमस्कार।